अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट, ऑथर, थिंकर और मोटिवेशनल स्पीकर जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। आरिफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के बारे में, कि वो बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग होता है, आज वो दुनिया की 33वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है और पाकिस्तान आज कहां पर है? उनका 1% पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर हो गया है। क्या वजह है कि बांग्लादेश इतना आगे निकल गया, हम इतना पीछे क्यों रह गए? उन्होंने किन किन सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स की कि आज वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हमें ना डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड को समझना चाहिए। वो फ्रॉड जो पेपर्स के ऊपर होता है, जैसे इससे पहले बायोबार में कोरोना के नाम पर हुआ और पता नहीं क्या क्या कुछ होता रहा। इसी तरह इकोनॉमी के नाम पर मुल्कों को डाउन करना, उनकी इकोनॉमी को शटर करना, ये इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात बहुत बेहतर हो गए, इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर हो गई। लोग इंडिया की भी मिसाल देते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बेहतर है, इंडिया में ये हो गया, इंडिया में ये हो गया। हम ये सुनते हैं और आप भी सुनते हैं जी। मैं आपसे भी और अपने तमाम व्यूअर्स से भी एक सवाल पूछता हूं। सबसे पहले ये बताएं कि लाइफस्टाइल इस वक्त पाकिस्तान के आम आदमी का, एवरेज आदमी का बेहतर है फैसिलिटीज के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, लग्जरीज के हिसाब से, या बांग्लादेश का या इंडिया के कॉमन मैन का? इस वक्त इंडिया का सबसे बड़े शहरों में से बॉम्बे आता है। 70% लोगों के पास पर्सनल टॉयलेट नहीं है, वो पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं। अगर आप बॉम्बे में उतरते हैं तो रेलवे लाइन को बताओ टॉयलेट यूज कर रहे होते हैं, इतनी स्मेल आती है कि मेरे और आपके जैसा बंदा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, वो पाकिस्तान से बेहतर है। सेम गोज विद बांग्लादेश। आपने ठीक कहा कि बांग्लादेश के टका की कीमत पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। आपने ठीक कहा कि बांग्लादेश की जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो दुनिया में पाकिस्तान से बेहतर ग्रेड पर आती है। मगर बांग्लादेशी अवाम, उनको जिंदगी कहां पर खड़े हैं जी? बांग्लादेशी अवाम कहां खड़े हैं, इंडियन अवाम कहां खड़े, पाकिस्तानी क्या खड़े हैं जी? मेरा ख्याल है आप समझ गए मेरा पॉइंट क्या है। आप इसकी वजह देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं है। मैं और आप जितना कमाते हैं, क्या उतना डिक्लेयर्ड है? जो डॉक्यूमेंट बन रहा है वो डिक्लेयर्ड इकोनॉमी, डिक्लेयर्ड इनकम के ऊपर बन रहा है ना जी सर। मैं मकान में रहता हूं, मैं जिस मकान में रहता हूं वो मेरे फादर की तरफ से विरासत में मुझे मिला। उसकी रजिस्ट्री, उसकी कीमत, सारा कुछ वो है जो मेरे फादर ने लिखा था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इजाफा सरकारी कागजों में होता है जो वो है, मगर मार्केट प्राइस जो है उसकी उससे 10 टाइम ज्यादा होगी। अब डॉक्यूमेंट में अगर वो चीज 1 करोड़ की है तो उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी होगी? 10 करोड़ होगी जी। हमारे पास जो ज्वेलरी पड़ी है, जो मेरे और आपके घर ज्वेलरी पड़ी है, वो कितनी डॉक्यूमेंटेड है और कितनी नॉन डॉक्यूमेंटेड है? हमारे यहाँ यक वक्त 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इकोनॉमी रन कर रही हैं। एक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो ये कहती है कि पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है, पाकिस्तान तबाह होने वाला है, पाकिस्तान की मैशत शटर हो चुकी, एक वो इकोनॉमी है जी। दूसरी है नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को अभी तक बचाया हुआ है। वरना हमारे पास ये जितने पैसे हैं, जितनी ज्वेलरी है, जितने मकान है, ये भी छीन लिए जाने थे अब तक। वो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ने हमें बचाया हुआ है। तीसरी इकोनॉमी वो है जो पाकिस्तान के तमाम चैरिटी के इदारे चलाती है, मदारस चलाती है, मसाजिद चलाती है। आप मसाजिद को, मदारस को जितने पैसे देते हैं, जितनी चैरिटी देते हैं, आपके ख्याल में कितने % लोग उसे डॉक्यूमेंट करते होंगे? लेकिन लाखों मदारस चल रहे हैं, लाखों मसाजिद चल रही हैं, लाखों एनजीओ चल रही हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड है उनमें से और कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये तीसरी इकोनॉमी है। अगर 1 लाख मदारस मौजूद हों और एक मदरसे में एवरेज आप ले लें कि 500 बच्चा हो, तो आप देखें कि कितने लोगों को, कितनी फैमिलीज को वहां पे सपोर्ट किया जा रहा है। ये बात भी तो है ना। तो इतनी ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेशी टका, ये पाकिस्तानी रुपया उसके मुकाबले में गिर चुका है। समझने की बात यह है कि हम आज भी अपने कई पड़ोसी ममालिक से बेहतर तर्ज जिंदगी रखते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के मुताबिक भी अगर वो हमसे बड़ी मईशत है तो जापान भी बहुत बड़ी मईशत है, मगर आज भी जापान अपने फैसले करने में आजाद नहीं है।
देखिए, आजादी की एक कीमत होती है। बांग्लादेश ने इस इकोनॉमी की जो बेटरमेंट है, इसकी प्राइस पे की है सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की शक्ल में। उन्होंने वहां मुस्लिम लीडर्स को, खासतौर पे जमात इस्लामी के लीडर्स को बाकायदा फांसियों पर लटकाया है। ये हुआ है कि नहीं हुआ वहां पे? वहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है। मंदिरों के इफ्तिताह हो सकते हैं, मसाजिद के नहीं होते। इसका मतलब है कि उन्होंने इसकी प्राइस पे की है। और दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। कामयाबी की भी कीमत है, नाकामी की भी कीमत है, अमारत की भी कीमत है, गुर्बत की भी कीमत है, गैरत, हमीयत और हुर्रियत की भी कीमत है। ऐसा हुआ, मुझे असल में आदत है, बहुत लंबा शुरू हो जाता हूं मैं। तो ऐसा हुआ कि दो कुत्ते, शेख सादी की गालिबन एक हकायत है कि एक कुत्ता बड़ा परेशान हाल था, बड़ा लागर सा था, वो खुराक की तलाश में फिर रहा था। तो उसने एक और कुत्ते को देखा जो बड़ा मोटा ताजा पला हुआ था। उसने कहा कि आजकल तो सर्दियां शदीद है, खाने को नहीं मिलता, और तुमने इतनी खुराक कैसे खा ली कि बड़ी मस्कुलर बॉडी बनाई हुई है। उसने कहा कि मेरा एक मालिक है, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे सर्दियों में गर्म कमरा देता है, गर्मियों में ठंडा कमरा देता है, पेट भर के खाने को देता है, दिन में 3-4 मरतबा मुझे खाने को मिलता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो लागर कुत्ते ने कहा, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो। तो वो ताकतवर भूत पले हुए कुत्ते ने कहा, मेरा मालिक बहुत अच्छा है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भी उसके साथ एडजस्ट करवा देता हूं। उसने कहा ठीक है। वो दोनों मालिक की तरफ चल पड़े। तो यकदम लागर कुत्ते की नजर वो पले हुए कुत्ते की गर्दन पर पड़ी, तो वहां पे सफेद सफेद निशान पड़ा हुआ था। उसने कहा, ये निशान कैसा है? तो पले हुए कुत्ते ने सर झुका के शर्मिंदगी से कहा कि मेरा मालिक मुझे पटा डाल के रखता है, असल में मेरी गर्दन में पटा बांधता है, मुझे पटे से बांध के रखता है। हाँ, रात को मुझे खुला छोड़ देता है ताकि मैं आने जाने वाले अजनबियों पर भौंकता रहूं। तो लागर कुत्ते ने उससे कहा कि भाई, हमारे रास्ते जुदा होते हैं, क्योंकि किसी की गुलामी का पटा गले में पहनकर पेट भरने से बेहतर है कि मैं आजादी के साथ भूखा रहूं। तो आजादी पर समझौता नहीं करना चाहिए। बिला हमारे जो अकाबरीन है, सियासी, अशराफिया हो गई, अदलिया हो गई, मिलिट्री के कुछ लोग कहते हैं वो हो गए, हमारे जैसे लोगों में से कुछ लोग हो गए, ये सब के सब इस जिम्मेदार हैं इस निजाम के इस जगह तक पहुंचने में। हम लोगों ने अपना अपना किरदार अदा नहीं किया, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपनी आजादी, अपनी हमीयत, अपनी हुर्रियत के ऊपर समझौता कर लें। मैं कम खा के रुपए की कम कीमत के साथ रहने को तैयार हूं, मगर इंडियन इन्फ्लुएंस यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक और सवाल ये भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशंस की अगर बात करें ना, तो डिप्लोमेटिकली रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। कुछ दिन पहले मुलाकात होती है दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। तो पाकिस्तान की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि हिना रब्बानी खान जो नायब वजीर खारजा हैं कि आप हमारे जी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे करें। तो वो उन्होंने कहा जी आप पहले ना हमसे ऑफिशियली अपोलोजाइज करें, क्योंकि 1971 में जो आपने हमारे साथ किया वो ठीक नहीं किया, आप हमारे साथ ना ऑफिशियली माफी मांगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारी ना जी लिमिटेशंस नहीं है, हम नहीं ये कर सकते। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए, किस तरह से माफी मांगनी चाहिए? किस चीज की माफी मांगनी चाहिए? वो कह रहे हैं जी 1971 में आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, बहुत ज्यादा। क्या किया बताइए, क्या किया? वो कह रहे हैं जेनोसाइड किया, मारा हमें। जी नहीं, ये है, मैं बांग्लादेशी बहन भाइयों की बहुत रिस्पेक्ट के साथ उन्हें बताना चाहता हूं कि आप लोगों के यहाँ मुक्ति बाहिनी इंडियन तंजीम के लोग आपके तालीमी इदारों में दाखिल हुए, आपके अस्करी इदारों में दाखिल हुए, आपके गवर्नमेंट के तमाम महकमों में दाखिल हुए। उन्होंने आपके बच्चों की जहन साजी की, उन्होंने असातिज़ा की जहन साजी की, उन्होंने उनके जहनों में जहर उगला। इसमें कोई शक नहीं कि तालीम हमेशा दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की जो अकाबरीन है, सियासी अकाबरीन, उन्होंने गलतियां की होंगी। भट्टो दौर में जब उन्होंने उन्हें इक़्तिदार उनके हवाले नहीं किया, दैट वाज अ मिस्टेक। ये भी सब बातें मानने वाली हैं, मगर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि वहां पे जेनोसाइड किया गया, वहां पे गैंग रेप्स किए गए। अगर किए तो मुक्ति बाहिनी के एजेंटों ने पाकिस्तानी अफवाज की वर्दियां पहन के किए होंगे। क्यों? देखिए, आज तो ये बात साबित हो चुकी है कि जो 92,000 कैदी बताते थे वो नहीं निकले। अब नई तहकीक सामने आ रही है, 92,000 कैदी भी नहीं निकले। उसके बाद जो वो रेप्स की बात करते हैं, वहां पे उन ऑफिसर्स की वहां पे पोस्टिंग भी नहीं थी, वो बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, ये आप और मैं जिस स्क्रीन के ऊपर, जिस कैमरे के ऊपर बैठे हुए हैं, ये इस वक्त 5th जनरेशन वारफेयर का सबसे बड़ा टूल है। पहली जंग अजीम 303 की जब तोड़ेदार गन से लड़ी जाती थी। दूसरी जंग अजीम ऑटोमेटिक गन्स के जरिए, तैयारों के जरिए, बारूद के जरिए लड़ी गई।
तीसरी जंग अजीम, जिसे आज तक हम जंग अजीम कहने से डरते हैं, मगर वो आलम इस्लाम के खिलाफ लड़ी जा रही है, वो कैमरे और माइक से लड़ी जा रही है। आपको अपोलोजेटिक बिहेवियर अपनाने पर मजबूर किया जा रहा है। आप इस्लाम के ऊपर शर्मिंदा हैं। आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सैफ, नबी अल मलाहम, नबी अल मकातल फी सबीलिल्लाह कहते हुए डरते हैं। आप सैयदना रसूल करीम की सही सीरत बयान करते हुए डरते हैं कि हमें दहशतगर्द का लेबल ना लगा दिया जाए। ये जंग माइक और कैमरे के साथ मिलकर लड़ी गई और हम इस जंग में बहुत ज्यादा पीछे चले गए। आज हमें इस बात को समझना चाहिए। बांग्लादेशी भाइयों के लिए भी कहना चाहूंगा, बांग्लादेशी बहनों को कहना चाहूंगा, पाकिस्तानी बहनों भाइयों को कहना चाहूंगा, इंडिया में रहने वाले मुस्लिम ब्रदर्स सिस्टर्स को, आसपास के तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, हमारे अजदाद ने जो गलतियां की, हमारे से मुराद सिर्फ मेरे और आपके नहीं, बंगालियों के अजदाद ने, इंडियंस के अजदाद ने, संख्यांग में रहने वाले मुसलमानों के अजदाद ने, जो भी लोग हैं, इनके आबा अजदाद ने जो गलतियां की, उसके रिस्पॉन्सिबल वो हैं, वो उसका जवाब देंगे। मैं और आप, हम उम्मत मुस्लिमा के आज के अहद के फर्द हैं। हमें आगे बढ़ते हुए, माजी को पसे पुष्ट डालते हुए, हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से बगलगीर हो जाना चाहिए। जब तक तमाम इस्लाम के ममालिक बिल्कुल एक पंच बनकर दुश्मन के मुंह पर रसीद नहीं होंगे, उस वक्त तक जिल्लत आपका मुकद्दर रहेगी। ठीक, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं और किस तरह से बेबाक तज्जिया करते हैं और खुले दिल से बात करते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने अपना तज्जिया पेश किया, आप उनसे कितना इत्तफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।